हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3 चैप्टर 4। चैप्टर 4 का ये पहला वीडियो है जिसके अंतर्गत हमने चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा और ऑर्स्टेड का प्रयोग पढ़ना है कि और इस तरीके से आपसे चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा से संबंधित तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर आधारित आपसे कोई ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न शायद पूछ लिया जा सकता है। और एक बात और बता दूं, ऑर्स्टेड का प्रयोग लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने इसके पहले इंट्रो वीडियो देखा था, आप सभी ने देखा हो, उम्मीद है कि आप सभी ने उसे देखा होगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर 4 जो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो हमने उसमें देख लिया था। तो उस पर हमने काफ़ी चर्चा की थी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, और वीडियो के एंड में हमने बातें की थी और टॉपिक भी हमने टच किए थे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम नया टॉपिक जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक था। इसके साथ साथ ऑर्स्टेड का प्रयोग भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा या इसका सबसे पहले हमें ज्ञान कैसे हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। अभी तक आप सभी जानते हैं जैसे कि कोई प्लस आवेश है, तो जैसे कोई प्लस आवेश रखा हुआ है, इसको हम थोड़ा रफ में समझते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कोई प्लस आवेश रखा हुआ है, तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस तरीके से। तो अगर हम इसको इस तरीके से देख पाएँ, जैसे कोई चार्ज रखा है तो इस पर एक क्षेत्र बन जाता है जिसे हम बोलते थे विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते थे? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अभी तक हम लोगों ने जो चार्ज रुका हुआ होता था उसके बारे में स्टडी की थी। फिर हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा था जिसमें आवेश जो है वो बहता था यानी आवेश चलता था। जैसे कोई चालक तार है तो उसमें आवेश इस तरीके से चलता था, तो आवेश चलता था तो करंट बनती थी। इसलिए धारा का जो फॉर्मूला होता था वो होता था I बराबर Q/T। तो इस तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। और धारा का मात्रक क्या होता था आपको मालूम होगा, धारा का मात्रक एम्पियर होता था और आवेश का मात्रक क्या होता था? कूलाम। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ऑर्स्टेड ने देखा था कि जैसे कोई चालक तार है तो उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर, ये जो डायरेक्शन देख लीजिए आप, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था। जैसे यहाँ पे कोई चालक तार है कुछ इस तरीके से, और अगर इसमें हमने I धारा प्रवाहित की, तो हमने अगर किसी सर्किट के माध्यम से इसमें I धारा बहाई, तो बस जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और ऑर्स्टेड ने प्रयोग किए और उसके आधार पर पता चला कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चलते हैं, इसलिए ये होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इतना याद रखना, फिर हम लोग डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो क्या याद रखना है? चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या है? बस इतना याद रखना है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो यही है चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, इसकी अवधारणा क्या है। अब यदि हम ऑर्स्टेड के प्रयोग को समझना चाहें, क्योंकि वो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और समझने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम ऑर्स्टेड के प्रयोग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की बात करें तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, ऑर्स्टेड के प्रयोग को समझाइए, या फिर दूसरे तरीके से बदल के पूछा जाएगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव संबंधी ऑर्स्टेड के प्रयोग को समझाइए। तो यही हमें समझना है। तो यहाँ पे सन 1820 के लगभग, यानी कि आपको सन याद रखना है, कितना है? 1820 में। तो सन 1820 की बात है, ऑर्स्टेड किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे थे इस तरीके से।
मान के चलिए ये चालक तार है, इसका संबंध किसी सर्किट से है, बैटरी लगी हुई है, कुंजी लगी हुई है और इसमें धारा मान लेते हैं AB तार है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे तो इसके पास एक चुंबकीय सुई रखी थी। तो इस तरीके से हमने चुंबकीय सुई बना ली, ये उसका कंपास हो गया, इसे हम बोलते हैं चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई का मतलब क्या है? चुंबकीय सुई का मतलब है कि जब हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये विक्षेपित हो जाती है। तो बस इसका मतलब ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाती है और हमेशा उत्तर और दक्षिण में, ये इसके जो पोल हैं ये उत्तर और दक्षिण में रहते हैं। तो हम इन्हें NS भी बोल सकते हैं, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से हमने बना लिया। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यदि, तो ये विक्षेपित होगी। ये है चुंबकीय सुई। अब यहाँ पे जैसे अगर मान के चलिए कोई आवेश है, तो अगर विद्युत क्षेत्र में होगा तो वो इधर उधर होने लगता है, या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा अगर उसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। उसी तरीके से चुंबकीय सुई किससे प्रभावित होती है? चुंबकीय क्षेत्र से। तो जब उन्होंने इस कुंजी को दबाया, ये बैटरी लगी है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जैसे उनने बटन चालू किया यानी कुंजी चालू की तो धारा प्रवाहित होने लगी। कौन से तार में? तार AB में। तो मान के चलिए धारा प्रवाहित हुई, तो हुआ क्या कि ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई। विक्षेपण का मतलब जैसे ये पेन रखा हुआ है, तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये इस तरीके से विक्षेपित होने लगा, इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं विक्षेपित होना, यानी अपनी स्थिति से हटना, इधर उधर होना। तो जो मूल स्थिति है उससे परिवर्तित होना, तो विक्षेपित होने लगी। इसको हम आपको ध्यान रखना है कब हुआ था ये प्रयोग? 1820 में। किसने किया था? ऑर्स्टेड ने। तो इसका सीधा सा मतलब तो ये है कि जब किसी चालक तार में यदि धारा बहाई जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा। क्या उत्पन्न कर रहा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तभी तो ये विक्षेपित हुई, क्योंकि चुंबकीय सुई का मतलब, चुंबकीय सुई क्यों विक्षेपित हो? कहाँ विक्षेपित होगी? जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहाँ पे चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। विक्षेपित क्यों हुई है? तो ऑर्स्टेड ने यहाँ पे बताया कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, तभी तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई है। तो ये 1820 में। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखना है, जिस तरीके से एग्जाम में लिखना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये देखिए, सन 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक, ये डेनमार्क जगह का नाम है, डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा पाया। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। कब किया था? 1820 में। अपने प्रयोग द्वारा पाया कि किसी चालक में धारा बहाने से, ये चालक आप देख रहे हैं चालक तार है, इसमें धारा बहाने से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये किसने बताया था? ऑर्स्टेड ने। तो ये आपको याद हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे शुरुआती जो इंट्रो है वो आपको याद हो रहा होगा। सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा पाया कि किसी चालक में धारा बहाने से, तो ये चालक है, इसमें हमने धारा बहाई हुई थी, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चलिए ठीक है। अब इनका जो प्रयोग है वो कितनी चरणों में हुआ और उन्होंने इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला वो क्या था, आइए उसको समझते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि ऑर्स्टेड की प्रायोगिक व्यवस्था क्या थी, कैसे उन्होंने प्रयोग किए और कैसे बताया। तो उन्होंने सबसे पहले, यहाँ पे मैं बता दूं, उन्होंने 3 कंडीशन रखी। सबसे पहली ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। 3 चरणों में उन्होंने प्रयोग किए थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कैसे उनके प्रयोग हुए थे, और अगर आप इसको समझ जाते हो तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से लिख पाओगे और इसका व्यवहारिक मतलब भी समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले से। तो पहले प्रयोग में उन्होंने एक चालक तार लिया जिसे हम नाम दे रहे हैं AB, और इसका संबंध एक सेल से किया है जिसमें ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। यहाँ पे कुंजी लगाई गई है कि अगर इसको यहाँ पे टच करेंगे तो करंट बहने लगेगी, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो करंट बहेगी।
और करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहेगी, यानी इस डायरेक्शन में बहने लगेगी I। तो पहले प्रयोग में उन्होंने इस कुंजी को इससे नहीं लगाया, तो जब नहीं लगाया था तो ये जो सुई है ये विक्षेपित नहीं हुई थी, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब चालक तार AB में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब चालक तार AB में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित नहीं होती है। तो चुंबकीय सुई चालक तार के समांतर ही है। ये इसकी डायरेक्शन कैसी, इस डायरेक्शन में है ना, और तार भी इसी डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय सुई है वो भी चालक तार के समांतर है। कब समांतर होगी? जब धारा नहीं रहेगी, धारा नहीं बह रही है। याद रखिए, जब चालक तार में कोई भी धारा नहीं बह रही है तब चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं हुई, पहला उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन अगर हम बात करें, ये पहला प्रयोग है, अगर हम बात करें दूसरे प्रयोग की, तो इसमें उन्होंने अब इस कुंजी का संबंध इस तार से कर दिया, तो सर्किट हो गया कंप्लीट। तो धारा बहेगी प्लस से माइनस की ओर। तो अब इसमें I धारा बह रही है। तो जैसे ही I धारा बह रही है, आप देख सकते हैं कि सुई विक्षेपित हो गई। पहले सुई कैसी थी? समांतर थी, यानी कि जब धारा ही नहीं थी, यहाँ पे टच ही नहीं किया गया था, तो धारा नहीं थी, तो जो चुंबकीय सुई थी वो कैसी थी? समांतर थी। लेकिन दूसरी बार में उन्होंने देखा कि जब इसको टच करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा। ये इफेक्टेड क्यों हुई? ये तो चुंबकीय सुई है, तो ये विद्युत क्षेत्र जब ये बना रही है धारा, तो विद्युत क्षेत्र से और चुंबकीय क्षेत्र से क्या रिलेशन होगा? तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा होगा, तभी तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। तीसरे प्रयोग में उन्होंने इन टर्मिनल को बदल दिया, माइनस को इस तरफ किया और प्लस को इस तरफ किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस को एक तरफ और प्लस को एक तरफ किया और फिर धारा बहाई। तो जैसे ही इस चालक तार में धारा I बहने लगी, तो अब चुंबकीय सुई की डायरेक्शन भी बदल गई। अब ये इस दिशा में विक्षेपित हुई। पहले कैसी विक्षेपित हुई थी? आप देख सकते हैं कि पहले इस तरीके से विक्षेपित हुई थी, यानी कि ये ऐसी हुई थी। लेकिन अब जब दिशा बदली तो ये ऐसी है, जैसे कि इस चित्र में इस तरीके से है। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी दिशा ही बदल गई। तो उन्होंने कुछ प्रयोग किए, और ये प्रायोगिक व्यवस्था जो हम लोगों ने समझी हुई है, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है आइए देखते हैं। तो ये वाली जो भाषा है ये तो आपको याद हो ही गई होगी, क्योंकि ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। अब प्रायोगिक व्यवस्था की जो बात की जाए तो इसको ध्यान से समझना है। इसमें एक चालक तार AB को, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये चालक तार AB है। तो यहाँ पे लिखा है इसमें एक चालक तार AB को एक सेल, तो ये सेल हो गया, तथा एक दाब कुंजी, तो ये दाब कुंजी हो गई, से जोड़ा गया है। तो चालक तार को किस किस से जोड़ा गया है? सेल और कुंजी से जोड़ा गया है। तथा इस तार को चुंबकीय सुई के समांतर रखते हैं। इस तार को कहाँ रखते हैं? चुंबकीय सुई के समांतर। ये रख दिया, देखिए ये चुंबकीय सुई है, तो इन दोनों को आपस में समांतर रखते हैं। तो हम पाते हैं सबसे पहला, ये प्रयोग हम भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है, जब तार में से धारा प्रवाहित नहीं होती है। जो फर्स्ट प्रयोग की बात हमने की थी, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट प्रयोग है। जब तार में से धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि ये इससे जुड़ा ही नहीं है, तो जब तार में से धारा प्रवाहित नहीं होती है, पहला उन्होंने देखा, तब चुंबकीय सुई तार की समांतर रहती है। तो चुंबकीय सुई तार के देखिए कैसी है? समांतर है। तो याद हो गया होगा, जब तार में से कोई धारा नहीं बहती है तो चुंबकीय सुई तार के समांतर रहती है। सेकंड देखिए, जब तार में से धारा प्रवाहित होती है, तो सेकंड में हमने क्या देखा था? जब तार में से, यहाँ पे देखिए, जब तार में से धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई एक ओर विक्षेपित हो जाती है। ये देखिए विक्षेपित हुई थी ना, तो ये एक ओर विक्षेपित हो जाती है। थर्ड पॉइंट में लिखा है सेल की टर्मिनल आपस में बदलकर। तो थर्ड में हमने यहाँ पे देखा था कि इस तरफ माइनस कर दिया था और इस तरफ प्लस, तो सेल की टर्मिनल हमने बदल दिए थे। तो सेल के टर्मिनल आपस में बदलकर धारा प्रवाहित करें।
तो सुई की दिशा भी बदल जाती है। तो सुई की दिशा भी कैसी हो गई थी, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुई की दिशा भी बदल गई थी। तो निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला कि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यदि उसमें से धारा बहाएं तो सीधी सी बात है, निष्कर्ष का मतलब है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर उन्होंने क्या बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे ही तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है, बिल्कुल ही सिंपल है। और सबसे पहले बता दूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स में इसको लिख पाएं, ज्यों का त्यों लिखना है ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। तो चलिए यहाँ से लिख लीजिए। यदि आपको क्वेश्चन भी साथ में लेना है तो ये देखिए क्वेश्चन भी अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ का फिर प्रायोगिक व्यवस्था, फिर यहाँ पर ये भी ले लीजिए यहाँ से। तो अब आपको इसको करके देख लेना है और याद कीजिए, इसको करके देख लीजिए, एक बार लिख के देख लीजिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा रफ का इस्तेमाल करना है और बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है। तो ये आपका स्टेट का प्रयोग कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायो सावर्ट नियम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बायो सावर्ट नियम मैं शायद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूं, तो आप देख सकते हैं, या आई कार्ड में आपको मिल जाएगा बायो सावर्ट नियम, तो वो भी आपको कर लेना है। और यदि आपको ये नहीं मिलता है यहाँ पे, तो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से क्लास 12th हिंदी मीडियम में जाके सभी वीडियोस उपलब्ध हैं, पूरे के पूरे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे बायो सावर्ट नियम। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको कर लेना है। सबसे पहले तो इसको कीजिए सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।